प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। ये टॉपिक सेकेंड पेपर से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है और रिप्रोडक्शन इन फंगी या कवकों में जनन के प्रकार। इससे पहले जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी या कवकों के सामान्य लक्षण के अंतर्गत हमने जानकारी पाई थी कि कवकों में किस प्रकार से थैलस संरचना पाई जाती है, उसमें किस प्रकार से पोषण की विधि पाई जाती है और उसके आवास क्या है। तो प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक और रिप्रोडक्शन इन फंगी। जैसा कि हम जानते हैं फंगी का थैलस हाइपी से हाइपी युक्त होता है और हाइपी मिल करके माइसीलियम का निर्माण करता है। हाइपी का मतलब कवक तंतु और माइसीलियम का मतलब होता है कवक जाल। एक कोशिकीय कवक और बहुकोशिकीय कवक दोनों में सामान्यतः अलग अलग प्रकार के जनन की विधियां पाई जाती है। माइसीलियम का कुछ एक भाग यदि जनन करने वाली संरचनाओं का निर्माण करती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये कवक तंतु है, कवक जाल बना हुआ है, इस कवक जाल में से केवल ये कवक तंतु ही बीजाणु युक्त संरचनाओं का निर्माण करती है, बाकी शेष भाग वो कायिक अवस्था में ही बना रहता है। तब हम उस प्रकार के माइसीलियम को यूकार्पिक या हिंदी में उसको कहेंगे पूर्ण अंशकाय फलिका या अंशकाय फलन। जबकि एक कोशिकीय फंगी जैसे ईस्ट है, इसकी संपूर्ण बॉडी एक जनन संरचना के रूप में प्रयुक्त होती है, तो उसको नाम देते हैं हम होलोकार्पिक। तो माइसीलियम में जनन संरचना किस भाग से विकसित होती है, इसके आधार पर माइसीलियम यूकार्पिक प्रकार के हो सकते हैं, होलोकार्पिक प्रकार के हो सकते हैं। हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं होलोकार्पिक को नाम पूर्ण काय फलन, जबकि यूकार्पिक को नाम देते हैं अंश काय फलन। फलन का मतलब यहाँ फर्टाइल कंडीशन अर्थात जनन में भाग लेने वाला भाग। कवकों में जनन की प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार आता है कायिक रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है वो एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन, और तीसरा जनन का प्रकार है उसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो कवकों में कुल तीन प्रकार से या तीन विधियों के द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसी जनन की प्रक्रिया के द्वारा कवक वापस अपनी नई संतति को निर्मित करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन का। इस प्रकार के जनन में किसी भी प्रकार की जनन संरचनाओं का निर्माण नहीं होता। जनन संरचना का मतलब बीजाणु का निर्माण हुआ या युग्मक का निर्माण हुआ इत्यादि प्रकार की कोई संरचना नहीं बनती और पूरा का पूरा तंतु ही जनन में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। तो उसको नाम देते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप्स है वो है फ्रेगमेंटेशन या हिंदी में उसको नाम देता है खंडन। होता क्या है कि किसी भी कारण से ये कवक तंतु दो भागों में या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यांत्रिक प्रतिबल हो सकता है इसके ऊपर, या फिर कोई क्षतिग्रस्त भाग हो जाता है। उसके कारण क्या हुआ
कवक तंतु दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो गया, प्रत्येक एक भाग नए कवक तंतु को निर्मित करने में सक्षम होता है। तो एक कवक तंतु यहाँ से बनेगा, इससे बनेगा, दूसरा कवक तंतु इससे बनेगा। इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन नाम दिया जाता है। सबसे सामान्य विधि है फ्रेगमेंटेशन की। दूसरा आता है कॉर्निडिया द्वारा। ये मूल रूप से अलैंगिक जनन का प्रकार है, इसलिए हम इसको अलैंगिक जनन के साथ में पढ़ते हैं। कॉर्निडिया होता है क्या कि कायिक संरचना से या कायिक कवक तंतु से गोलाकार उबारनुमा संरचना विकसित होती है और ये संरचना इससे पृथक होकर के नए कवक तंतु को निर्मित करता है। इसके बाद में आती है बडिंग प्रक्रिया। बडिंग में क्या होता है, मुख्य रूप से ईस्ट जैसी कोशिका होती है। होगा कैसे, ये एक सिंगल कोशिका है, इस कोशिका से एक उबार विकसित होता है। उबार विकसित होने के बाद इसका केंद्र के विभाजित होकर के दो केंद्रकों में परिवर्तित हो जाता है। एक केंद्र चला जाता है इस उबार युक्त संरचना में, जबकि दूसरा केंद्र क्या वो उसी कोशिका में रहता है। जिस कोशिका से ये उबारनुमा संरचना बनी हुई है उस कोशिका को नाम देते हैं पेरेंट सेल या पैतृक कोशिका। जबकि दूसरी कोशिका जो उबारनुमा संरचना के रूप में विकसित हुई है इसको नाम देते हैं मुकुल। मुकुल बनने की इस क्रिया को नाम देते हैं मुकुलन। इंग्लिश में इसको मुकुल को नाम देंगे बड, जबकि मुकुलन की प्रक्रिया को नाम देते हैं बडिंग। जैसे ही ये मुकुल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये इस कवक कोशिका से या कवक तंतु कोशिका से पृथक हो जाता है। पृथक होने के बाद में ये कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जबकि मुकुल होता है वो स्वतंत्र रूप से वापस वृद्धि करता हुआ नई कोशिका को निर्मित करता है। तो ये बडिंग की प्रक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त एक और विधि पाई जाती है जिसके द्वारा कवकों में सामान्य रूप से जनन की प्रक्रिया होती है, वो होती है फीजन या विखंडन। खंडन और विखंडन थोड़ा सा अलग अलग है। खंडन क्या होता है, खंडन को यांत्रिक प्रतिबल या बाह्य आघात के फलस्वरूप कोई कवक तंतु दो भागों में विभक्त हो जाता है। जबकि विखंडन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पट था या कोशिका मध्य वाले भाग से थी, तो यहाँ से कोशिका भित्ति धीरे धीरे अंदर की ओर संकीर्णित होना प्रारंभ होती, तो ये भाग हुई। उसके बाद में जैसे ये संकीर्ण भाग दोनों आपस में, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग आपस में मिलेंगे, मिलते ये दो भागों में विभक्त हो जाएगी। तो एक विशेष जैविक प्रक्रिया के द्वारा जब कोई कवक तंतु दो भागों में विभक्त होता है तो उसको नाम देता हम फीजन। और किसी यांत्रिक प्रतिबल या आघात के फलस्वरूप कोई कवक तंतु दो भागों में विभक्त होता है तो उसको नाम देते हम फ्रेगमेंटेशन या खंडन। फीजन या विखंडन क्रिया के द्वारा भी कोई कवक तंतु दो भागों में विभक्त हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है। जब दो भागों में समान दो भाग बनेंगे तब उसको नाम देंगे द्विविखंडन, और जब दो से अधिक भागों में विभक्त होगा तो उसको नाम देते हैं बहुविखंडन। तो ये कुल 4 प्रकार है जिसके द्वारा कवकों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम सेकेंड नंबर की रिप्रोडक्शन की बात करें और वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। कवकों में ये लगभग 20% कवकों में इस विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अलैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की संरचना विकसित होती है जिसको नाम देते हैं बीजाणु, स्पोर कहेंगे। जब तक स्पोर का निर्माण नहीं होता है तब तक वो अलैंगिक जनन में सम्मिलित नहीं होता। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, अलैंगिक जनन, और इसको क्या नाम देते हैं, लैंगिक जनन। दोनों में अंतर क्या होता है, तो एक सामान्य सा सिंपल डायग्राम बनाते हैं कि एक कोशिका है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी। अब इन कोशिकाओं को मैं नाम देता हूं युग्मक, या फिर ये मान लें कि 2 अलग अलग कोशिकाओं से नई कोशिका बनी और इन कोशिकाओं को नाम दिया जाए युग्मक। अब ये कोशिकाएं जो अगुणित हैं आपस में मिलकर के यदि 2n कोशिका का निर्माण कर देता है तब तो हम इस जनन की प्रक्रिया को
लैंगिक जनन कहेंगे, जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा। और ये युग्मक किससे बनेंगे? अगुणित कोशिका से बन सकते हैं तो समसूत्री विभाजन द्वारा बनेंगे। और यदि द्विगुणित कोशिका से बन रहे हैं तो बनेंगे वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक 2n कोशिका, जिसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट का निर्माण यदि कर देते हैं तब इस जनन को नाम देते हैं लैंगिक जनन। और ये जाइगोट आगे परिवर्तित होकर के वापस जीव का निर्माण कर देता है। लेकिन यदि ये बनने वाली कोशिका है, जनन क्रिया द्वारा निर्मित होने वाली कोशिका, बिना किसी संलयन के सीधी ही नए जीव का या नए कवक का निर्माण कर देती है, उस स्थिति में जीव पादप जंतु दोनों के लिए सम्मिलित रूप से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नए जीव या नए कवक तंतु को निर्मित कर देते हैं, तब हम इस संरचना को नाम देते हैं या इस जनन को नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या हुई? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन संरचना और युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इस जनन को क्या नाम देंगे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन संरचना में विकसित होने वाली संरचनाओं को स्पोर या बीजाणु कहते हैं। और ये बीजाणु या तो एक कोशिकीय होते हैं अथवा बहुकोशिकीय, तो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निर्मित होने वाले स्पोर को क्या क्या नाम दे सकते हैं? जू स्पोर कह सकते हैं, एप्लेनो स्पोर नाम दे सकते हैं, क्लेमाइडो स्पोर नाम दे सकते हैं, ओइडिया नाम दे सकते हैं। तो इसमें है क्या? ये जू स्पोर को हम नाम देते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको जल बीजाणु। एप्लेनो स्पोर को नाम देते हैं अचल बीजाणु। और क्लेमाइडो स्पोर को क्लेमाइडो स्पोर ही कहते हैं, ओइडिया को ओइडिया ही कहते हैं। जू स्पोर और एप्लेनो स्पोर के संदर्भ में पहले बात कर लेते हैं। सिंपल सा एक कवक तंतु होता है, इससे एक उबारनुमा संरचना विकसित होती है। तो प्रारंभिक कंडीशन में एक कवक तंतु, इस कवक तंतु से एक उबारनुमा संरचना विकसित होगी और ये पट के द्वारा से कवक तंतु से पृथक हो जाता है। किस रूप में? जीवद्रव्यीय के रूप से, हालांकि कवक तंतु से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर पाया जाने वाला ये केंद्रक, अब ये केंद्र विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण करता है। तो ये विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। सबसे पहले केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। केंद्रक विभाजन के बाद में इसमें जीवद्रव्य विखंडन होता है। प्रत्येक एक केंद्र के चारों ओर जीवद्रव्य की कुछ मात्रा संग्रहित होकर के इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये बीजाणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जिस कोशिका में बीजाणु का निर्माण हुआ है उसको स्पोरेंजियम अथवा बीजाणु धानी नाम देते हैं। स्पोरेंजियम या क्या नाम देंगे इसको? बीजाणु धानी। अब यदि इन बीजाणु पूर्व कोशिकाओं के अग्रभाग पर कसाविका विकसित हो जाती है, फ्लैजिला बनेगी, तब ये गति करना प्रारंभ कर देती है, तब हम उसको नाम देंगे जू स्पोर। और यदि किसी कारणवश इसमें फ्लैजिला का निर्माण हो ही नहीं रहा है, फ्लैजिला नहीं बनी बल्कि डायरेक्ट वो स्पोर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो फ्लैजिला के अभाव में ये अगतिशील होते हैं, तब हम उस प्रकार के बीजाणु को एप्लेनो स्पोर कहते हैं। तो स्पोर दो प्रकार के, जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर। जिस संरचना में इन स्पोर का निर्माण होता है उसको नाम देते हैं स्पोरेंजियम। तो क्या आप बता सकते हैं कि जिस धानी के अंतर्गत जू स्पोर का निर्माण होता है उस संरचना को क्या नाम देते होंगे? उसको नाम देंगे जू स्पोरेंजियम। और जिसमें अचल या एप्लेनो स्पोर बने हुए इसको नाम देंगे एप्लेनो स्पोरेंजियम। जैसे ही बीजाणु धानी फटती है तो फटने से स्पोर बाहर निकल जाते हैं। यदि वो जू स्पोर बने हुए तो गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, और यदि वो अगतिशील है तो जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच करके
फिर अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर किसका निर्माण करेंगे, नए कवक तंतु को निर्मित करते हैं। ठीक इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है वो क्लेमेडोस्पोर होता है। क्लेमेडोस्पोर थोड़ा सा जूस्पोर और एप्लिनोस्पोर से परिवर्तन के संबंध में अलग होता है। कैसे अलग होगा, ये एक कवक तंतु है, इस कवक तंतु के शेष भाग से उबानुमा संरचना विकसित होती है, और यदि उबानुमा संरचना विकसित नहीं होती है तो इसका एक केंद्रक ऊपर की ओर चला जाता है और शेष केंद्रक नीचे रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक पट का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्था में पट नहीं है, फिर एक केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों का निर्माण होता है, इन दोनों के बीच में फिर एक पट का निर्माण होता है, फिर एक केंद्रक विभाजित होकर के फिर दो कोशिका बनी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर लगातार बनती रहती है। इन बनने वाली संरचना को नाम देते हैं क्लेमेडोस्पोर। तो कुल कितने प्रकार के पढ़े हमने, जूस्पोर, एप्लिनोस्पोर, क्लेमेडोस्पोर और ओइडिया। ओइडिया के सामान्य प्रकार के क्लेमेडो समान स्थिति है। अधिकांश जो बनते हैं वो जूस्पोर बनेंगे या फिर एप्लिनोस्पोर बनते हैं। अलैंगिक जनन की तुलना में कवकों में सबसे अधिक जनन होता है वो है कायिक जनन में कॉर्निडिया विधि के द्वारा। किसके द्वारा, कॉर्निडिया विधि के द्वारा। तो ये अलैंगिक में पढ़ा जाता है, लैंगिक कायिक में पढ़ा जाता है, इसलिए हम उसको अलैंगिक के संदर्भ में इसका देख लेते हैं। ये एक कवक तंतु, एक कवक तंतु प्रारंभिक अवस्था मान लेते हैं हम, पट्टीय है, पट्टीय भी हो सकते हैं, अपट्टीय भी हो सकते हैं। इस कवक तंतु से उबानुमा विकसित संरचना विकसित होती है। इसमें बहुत सारे केंद्र प्रवेशित हो जाते हैं, जीव द्रव्य प्रवेशित हो जाता है। यदि बहुत सारे केंद्र प्रवेशित नहीं होते तो इस पर प्रवेशित एक केंद्र समसूत्री विभाजन द्वारा बहुकेंद्रीय की अवस्था में परिवर्तित होता है। इसके पश्चात क्या होगा, इस ऊर्ध्व संरचना के शीर्ष भाग पर एक उबार विकसित होता है, और उबार विकसित होने के बाद इसमें एक केंद्र गमन कर जाता है, उसके बाद एक पट द्वारा पृथक हो जाता है। इस प्रकार की बनी हुई संरचना को कॉर्निडियम कहते हैं। यदि नए कॉर्निडियम फिर बनता है तो यहां से फिर एक उबानुमा संरचना विकसित हुई, पट के द्वारा वो पृथक हो गया और ऊपरी भाग पर पहले से निर्मित एक कॉर्निडियम उपस्थित है। कितने कॉर्निडियम बन गए, दो कॉर्निडियम का निर्माण हो गया। जिस तंतु पर कॉर्निडिया प्लूरल वर्ड हो जाएगा कॉर्निडिया, सिंगुलर हो जाएगा कॉर्निडियम। जिस तंतु पर कॉर्निडियम अथवा कॉर्निडिया का निर्माण हुआ उस संरचना को नाम देते हैं कॉर्निडियोफोर या कॉर्निडियम धर। पहले निर्मित कॉर्निडियम यदि शीर्ष भाग पर है और नए निर्मित होने वाले तल में विकसित होते जाते हैं, आधार की ओर बढ़ते जाते हैं, तब उसको नाम देते हैं तलाभिसारी क्रम अथवा बेसिपिटल। और यदि नया निर्मित होने वाला कॉर्निडियम शीर्ष भाग पर है और पुराने इसके आधार भाग में है, तब इस प्रकार के क्रम को नाम देते हैं अग्राभिसारी क्रम। अग्राभिसारी क्रम के अंतर्गत निर्मित होने वाला नया अग्राभिसारी में वो होगा जब नव निर्मित कॉर्निडियम शीर्ष भाग पर या अग्रभाग पर स्थिर होता है। ये एक कॉर्निडियम दूसरे कॉर्निडियम से एक पतली भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम विभाजक पट कहते हैं। जैसे ही विभाजक पट विघटित हो जाता है, कॉर्निडियम पृथक हो जाता है, और पृथक होने वाला कॉर्निडियम स्वतंत्र रूप से वृद्धि करता हुआ नए कवक तंतु को निर्मित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज रिप्रोडक्शन फंगी नामक टॉपिक के अंतर्गत दो प्रकार के जनन के बारे में डिस्कस किया, कायिक जनन और अलैंगिक जनन। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंतर्गत हम पुनः डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन फंगी के सेकंड पार्ट में लैंगिक जनन की प्रक्रिया और उसमें परिवर्तन या विकसित होने वाले विभिन्न प्रकार के जनन संरचनाओं के बारे में। थैंक यू।